तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कल चैप्टर को, और जो कि हिंदी में बोला जाता है व्रत। ये एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर से एक प्रमेय और एक प्रश्न आना 100% तय होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि भैया हम कौन से प्रश्न तैयार करें, और हम जब डायरेक्ट प्रश्नों को तैयार करने के लिए जाते हैं तो ये समस्या आती है कि भैया हमारा बेस जो होता है वो क्लियर नहीं होता है, यानी कि हमारा जो आधार है वो मजबूत नहीं है। ऐसे में बच्चा बहुत परेशान हो जाता है। तो आज इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू से लेकर के आखिरी तक सारी प्रमेय और सारे के सारे क्वेश्चंस को एक साथ करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं आज के इस सेशन के लिए? कमेंट सेक्शन में फायर इमोजी भेज करके ये बता दीजिएगा कि हाँ जी सर, आज के इस सेशन के लिए हम तैयार हैं। तो आज का ये वीडियो शुरू से आखिरी तक देखना है। अब चूंकि ये क्लास हमारी लाइव है तो इसलिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि कितने सारे बच्चे अभी तक हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। यस, फटाफट से सारे बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सब लोग अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। और कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस चैप्टर को अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, भाई ये भी जल्दी से बताना। और मैं उनको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू से लेकर के आखिरी तक डिस्कस करके देने वाला हूं। तो चलिए भैया शुरू किया जाए आज का सेशन। कितने सारे बच्चे आ गए हमारे साथ, एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। देखते देखते हमारी संख्या बढ़कर 1500 से 1600 हो गई है। फटाफट से इस सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट किया जाए। चलिए भाई स्टार्ट करें मेरे बच्चों। वेरी गुड। कितने घंटे की सर क्लास होगी? बेटा मैं इसको लगभग 1.5 घंटे में पूरा समाप्त करने की कोशिश करूंगा, और हर एक छोटी सी छोटी चीज हम बहुत अच्छी तरीके से आपके साथ शेयर करने वाले होंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है? तो चलिए सबसे पहली चीज कि भैया इस चैप्टर में क्या है और हमें कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहली बात कि इस चैप्टर में हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है 2 एक्सरसाइज। पहली जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें हम लोगों को पढ़ना है वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में, और जो इसकी दूसरी एक्सरसाइज है उस दूसरी एक्सरसाइज में हम लोगों को पढ़ना है वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां। इनके ऊपर बेस्ड हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से है, राइट? तो शुरू करते हैं हम लोग। अगर हम बेसिक की बात करें, बिल्कुल शुरू से अगर हम बेस के बारे में बात करें तो बच्चों ध्यान से सबसे पहले पता होना चाहिए कि भैया हमारा वृत्त क्या होता है। अब बहुत सारे बच्चों को वृत्त के बारे में नहीं पता होगा, तो पहले मैं आपको वृत्त समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक पूरा क्या है, तल है, यानी कि समतल है। इस पर हमारे बहुत सारे बिंदु हैं। हमने इमेजिन किया कि भैया इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे क्या है, बिंदु है। हमने क्या किया, एक निश्चित बिंदु ले लिया ऐसे, यानी एक फिक्स पॉइंट ले लिया, और इससे दूर स्थित मैंने कुछ ऐसे बिंदु लिए जो इस बिंदु से बराबर दूरी पर थे। मैंने कुछ ऐसे बिंदु लिए जो बराबर दूरी पर थे, और फिर मैंने उन सारे बिंदुओं को क्या कर दिया, मिला दिया। तो जो बनके तैयार होता है उसे हम वृत्त कहते हैं। यानी वृत्त क्या होता है, एक निश्चित बिंदु से, वृत्त क्या होता है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित कुछ बिंदुओं का क्या होता है, बिंदु पथ होता है, उसे हम लोग वृत्त बोलते हैं। अब ये डेफिनेशन तो पेपर में नहीं आती, तो पेपर में क्या आता है कि भैया वृत्त में केंद्र पता होना चाहिए, हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए, साथ ही साथ हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। बिल्कुल शुरू से डिस्कस करते हैं। अब देखो ये है वृत्त, और ये है वृत्त का केंद्र। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये है वृत्त की त्रिज्या। तो अब नोट कर लेना, ये जो वृत्त की त्रिज्या है इसको हम लोग स्मॉल आर या कैपिटल आर से लिखते हैं। उसके बाद इसी त्रिज्या से के इसी केंद्र से जाने वाली कोई दूसरी ऐसे हमने एक रेखा खींच दी, और वो परिधि से परिधि को मिला रही है, यानी ये जो बनके तैयार हुआ है बिंदु पथ, इसको हम परिधि बोलते हैं। और इस निश्चित बिंदु से इस परिधि पर कोई बिंदु अगर स्थित है तो उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमने माना ए और बी, तो इसको हम लोग जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं।
और फिर उसके बाद हमने इसको मान लीजिए ऐसे मिला दिया, इसको हमने मान लिया सी और डी, जो केंद्र से होकर के ना जाए, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ओ सॉरी, इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। जीवा भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि जीवा नहीं बोल सकते, जीवा भी बोल सकते हैं, ठीक है, जीवा भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीवा जो होती है वो परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा होती है, बस इतनी डेफिनेशन होती है। तो वो परिधि से परिधि को मिला रही थी। अब एक प्रश्न आया कि सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। ये 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आता है कि भैया सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब बताओ भाई सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। तो जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास होती है। ये जो ए से लेकर बी तक है, ये है क्या, ये जीवा ही है, परंतु ये हम इसको व्यास भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा वृत्त का व्यास हो जाएगा। यानी अगर आपसे कोई पेपर में पूछे कि भैया सबसे बड़ी जीवा क्या है वृत्त की, तो आप आंसर करोगे कि सर जी वो वृत्त का व्यास होती है। सो आई होप मेरे बच्चों यहां तक चीजें समझ में आपको आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को और समझते हैं। यहां पे हम वृत्त देख रहे हैं और साथ ही साथ एक रेखा भी देख रहे हैं। हमने देखा कि ये एक वृत्त है और वृत्त को चीर करके ऐसे एक रेखा जा रही है, और इस रेखा का जो नाम है सर, वो नाम है क्या, छेदक रेखा। तो क्या नाम है बेटा, इसका नाम है छेदक रेखा। तो मान लीजिए कि हमने एक वृत्त लिया और वृत्त लेने के बाद उसको उसको एक रेखा से ऐसे हमने चीर दिया, या कहें कि एक वृत्त है, वो वृत्त को वो किसी रेखा द्वारा 2 बिंदुओं पर काटा जाता है। यानी एक वृत्त को कोई एक रेखा 2 बिंदुओं पर काट रही है, इस रेखा का नाम होता है छेदक रेखा। अब पेपर में यह भी प्रश्न आता है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटने वाली रेखा कौन सी रेखा होती है, तो उसको हम छेदक रेखा बोलते हैं। तो ये हो गई हमारे पास छेदक रेखा। अगर वृत्त को कोई भी एक रेखा कहीं से भी छू करके ना जाए, काट करके ना जाए, कोई संबंध नहीं, इनके दूर दूर का इनका टूटी टाटा चल रहा है भैया, इनके बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कहीं पर भी नहीं, तो इसको बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा बोलेंगे, इसको बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि ये वृत्त को किसी भी बिंदु पे ना तो टच करके जा रही है, ना ही ये कहीं पर काट करके जा रही है। तो ऐसा भी प्रश्न बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर के बाद हम लोग त्रिभुज चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप त्रिभुज के लिए निश्चिंत रहें, इसके बाद त्रिभुज ही पढ़ा जाएगा। ओके, शुरू किया जाए आगे। अब जरा ध्यान से देखो, फिर अब क्या है, यह है हमारे पास स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है, एक वृत्त है, उसको टच करके कोई रेखा चली जाए, छू करके कोई रेखा चली जाए, तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं, जो ऐसे टच करके जा रही है। अब यही हमारे सिलेबस में है, यही क्या है हमारे सिलेबस में है। ये जिस बिंदु पर छू करके जाती है उस बिंदु को हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ये क्या हो जाता है बेटा, ये होता है हमारे पास स्पर्श बिंदु। क्या यहां तक इतनी बातें समझ में आ गई। अब एक छोटी सी बात है जो हमें और पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यह है हमारे पास वृत्त का केंद्र, जिसको हमने नाम दिया है O, और जो अगर हम इसके केंद्र को हम इससे मिला दें ऐसे ही, तो हमेशा यहां पर एक 90 डिग्री का कोण बनता है, चाहे इधर बोले चाहे इधर बोले। तो इस बात को याद रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात बताई सर आपने, इंपॉर्टेंट ये बताई कि स्पर्श रेखा, सर क्या बात आपने इंपॉर्टेंट बताई कि स्पर्श रेखा और साथ ही साथ क्या बेटा, त्रिज्या। स्पर्श रेखा और त्रिज्या कौन सा कोण बनाते हैं भैया, कौन सा कोण बनाते हैं स्पर्श रेखा और त्रिज्या, एक दूसरे को कहां पर मिल रहे हैं भैया, स्पर्श बिंदु पर मिलते हैं। स्पर्श बिंदु पर मिलते हैं। कहां मिलते हैं,
स्पर्श बिंदु पर मिलते हैं और जहां 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो मुझे तो इतनी बात मुझे लगता है कि आराम से समझ में आ गई होगी कि भाई क्या होता है वृत्त और स्पर्श रेखा क्या होती है। अब हम आगे चलेंगे और एक थ्योरम है जो हमारे बोर्ड पेपर में हमको बहुत ज़्यादा परेशान करती है और वो थ्योरम ये है। लेकिन उसके पहले हमें कुछ और चीज़ें भी जाननी है, पहले उनको जान लेते हैं और फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर वो थ्योरम करेंगे। देखिए ये क्या है मेरे बच्चों, यह है हमारा एक वृत्त और ये इसकी हो गई त्रिज्या। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, बता दो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि भैया बता दो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आपका जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? इसका जवाब ये होगा कि वृत्त पर अनंत यानी अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। हम ऐसे भी खींच सकते हैं, हम सर ऐसे भी खींच सकते हैं, हम सर ऐसे भी खींच सकते हैं, सर हम ऐसे भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और हम चाहें तो ऐसे भी खींच सकते हैं। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? यानी हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी खींच सकते हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। आराम से इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 2 खींच सकते हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 2 खींच सकते हैं, कुछ बोल रहे हैं कि अनंत खींच सकते हैं। कितनी खींच सकते हैं भैया? हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब एक सवाल और आया बोर्ड एग्जाम में, जो 2000 ये कब पूछा गया? 2023 में और 2024 में। अगला प्रश्न कि अगर ये वृत्त है और मैं आपसे पूछूं कि वृत्त पर कितनी ऐसी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो एक दूसरे के समांतर हो, कितनी खींची जा सकती है? चलिए, वृत्त पर कितनी ऐसी रेखाएं खींची जा सकती हैं जो एक दूसरे के समांतर हो? भैया सिर्फ 2 रेखाएं ऐसी खींची जा सकती हैं जो एक दूसरे के समांतर हो। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि समांतर स्पर्श रेखा, तो आप मुझे बताओ कितनी खींची जा सकती हैं? या तो ये, और आप सोचो कि नहीं भैया इन दोनों के समांतर एक और ऐसे खींच दें, तो नहीं खींच सकते, वो तो फिर छेदक रेखा बन जाएगी। यानी कि समांतर स्पर्श रेखाएं केवल 2 खींची जा सकती हैं। समांतर स्पर्श रेखाएं रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? केवल 2 होगी भैया, केवल 2 होगी। इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब कोई बच्चा कहे कि नहीं सर हम ऐसे भी तो खींच सकते हैं, सर हम ऐसे खींचेंगे और सर अब हम ऐसे भी खींचेंगे, सर ये भी तो है, तो सर 2 और 2 4 हो गई। तो बेटा आपसे ये पूछा गया कि समांतर कितनी खींची जा सकती हैं। क्या ये रेखा इसके समांतर है? क्या नहीं है ना, ये रेखा इसके समांतर है, तो इसलिए 2 ही तो बोलेंगे, 4 तो नहीं बोल सकते। क्लियर हो गई यहां तक बात, है ना? तो कितनी खींची जा सकती है? केवल 2 स्पर्श रेखाएं ऐसी खींची जा सकती हैं जो समांतर हो। चलिए मैं कुछ कमेंट्स देख लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों की कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना? भाई लोग कृपया सावधान रहें, सर ने 2.0 बैच बताया था, यह फ्रॉड है, मत लेना। अरे भाई क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? हाँ चलो यहां तक क्लियर हो गई इतनी बात। तुम लोग सुधरोगे नहीं, स्पैमिंग करने आ जाते हैं कुछ लोग, हद है भाई। तो यहां तक तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं कुछ
एक प्रश्न की तरफ, और जहां से हमारी एक्सरसाइज 10.1 शुरू होगी। प्रमेय अभी हम लोग बाद में करेंगे। क्या पूछा गया है कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। आंसर कीजिए कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अभी अभी हमने बताया है, और ये बोर्ड एग्जाम 2023 2024 लगातार ये पूछा जा रहा है। बताइए फटाफट से, कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ए बी सी डी, कुछ ऑप्शन नहीं दिया सर आपने। तो वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, अध कचरा ज्ञान मत लेकर के जाना। वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं भी हो सकती हैं, 0 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। पर वो अभी आगे पढ़ेंगे कि उनके साथ कुछ शर्त लगाएंगे, उनके साथ कुछ कंडीशन लगाएंगे। तो अगर आप सिर्फ इतना पढ़ करके जा रहे हैं और कहीं पर आंसर आपको 2 मिल रहा है, तो याद रखिएगा जो प्रश्न पूछा गया है उसी के हिसाब से आंसर है कि एक वृत्त के ऊपर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जब इसके साथ कोई शर्त लगा देगा तो आंसर बदल जाएगा। पूरी चीजें जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। अब इसके बाद ये आ गई हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 का प्रश्न संख्या 2। क्या लिखा है। लिखा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जवाब दीजिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जल्दी से बता दो कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो भैया अगर कोई भी वृत्त है और उसकी एक स्पर्श रेखा है, कोई भी वृत्त है और उसकी ये स्पर्श रेखा है, तो वो उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या कहें कि एक बिंदु पर टच करती है या स्पर्श करती है। तो क्या होगा इसका आंसर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है। चित्र बनाकर समझाया गया। फिर है दूसरा प्रश्न कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का क्या नाम होता है। तो मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, और इसको इस तरीके से एक रेखा इस तरीके से काट करके जा रही है। इस रेखा का क्या नाम होगा। क्या नाम दोगे बच्चों इसको। इसको नाम देंगे हम लोग छेदक रेखा। कौन सा नाम देंगे बच्चों, इसको नाम देंगे हम लोग छेदक रेखा। कौन सी रेखा होती है ये, छेदक रेखा होती है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा बोलते हैं। एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं, जो अभी हमने आपको चित्र बनाकर भी समझाया था कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की केवल 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तीसरी को खींचने की कोशिश करोगे तो या तो फिर वो वृत्त के बाहर जाएगी और या तो फिर वो वृत्त के अंदर रहेगी। ठीक है ना बच्चों, यहां तक तो समझ क्लियर हो गया, यहां तक इतनी बात। अच्छा फिर क्या है भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं जो एक दूसरे के समांतर होती हैं। अगला है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं। मान लीजिए कि ये एक वृत्त खींचा सर ने ऐसे, और फिर उसके बाद ये इसकी एक स्पर्श रेखा खींच दी सर ने ऐसे, और ये जो पॉइंट यहां पर ये जो बिंदु बन करके आता है, इस बिंदु को क्या नाम होता है। इस बिंदु का नाम होता है स्पर्श बिंदु। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई बेटा। फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। जल्दी से, क्या यहां तक समझ में आ गया। फिर आगे चले बच्चों, जल्दी जल्दी से बता दो। यहां तक क्लियर हो गया, एक बार फटाफट से बताएंगे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलूं आगे। यस वेरी गुड। अब आते हैं, हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है हमसे, और क्या पूछा गया है जरा ध्यान से देखो। क्या पूछा गया है, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है और वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। यह पूछा गया है। तो क्या बोल रहे हैं, जरा चित्र ध्यान से समझना। कह रहे हैं कि एक हमारे पास ये क्या है, एक ये हमारे पास एक वृत्त है जो कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। तो हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना दिया, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वाले एक वृत्त के एक बिंदु, वृत्त के बिंदु P, वृत्त पर एक बिंदु है जिसका नाम है P। तो हमने क्या किया, इसी वृत्त पे एक बिंदु ले लिया
जिसका नाम हमने क्या रख दिया, P। यहाँ पे हमने एक बिंदु ले लिया ऐसे, इसका नाम हमने रख दिया P। और फिर कह रहे हैं कि स्पर्श रेखा PQ है ना। PQ और केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार से मिलती है। स्पर्श रेखा है जिसका नाम इन्होंने दे दिया है क्या, जिसका नाम इन्होंने दे दिया है Q। ऐसे नाम दे दिया क्या, Q। PQ रेखा हो गई। फिर कह रहे हैं कि केंद्र O से जाने वाली, तो केंद्र O से जाने वाली एक रेखा है जो Q पर इस प्रकार मिलती है। तो केंद्र O से एक रेखा जा रही है जो Q पर इस प्रकार से मिल जाती है कि जो OQ है, O से लेकर Q तक है, वो 12 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखो कितना है बेटा, 12 सेंटीमीटर है, इन्होंने पहले से कह दिया। फिर कह रहे हैं कि आप इस PQ की लंबाई को बता दो। आपसे बोला जा रहा है कि PQ की लंबाई बताओ। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम इसको मिला देंगे ऐसे, और हमें पता है कि ये 5 सेंटीमीटर होता है, हमें पता है कि ये 5 सेंटीमीटर होता है। अब आप जरा इमेजिन करके देखो, मैं फिर प्रश्न को समझाता हूं कि भैया एक वृत्त है और ये वृत्त का एक केंद्र है, और फिर उन्होंने बोला है कि वृत्त पर एक बिंदु है जिसका नाम है P, और फिर उन्होंने कहा है कि भैया स्पर्श रेखा है जिसका नाम है PQ, और फिर उन्होंने कहा है कि केंद्र O से जाने वाली एक रेखा है। एक मिनट रुक जाओ। एक बच्चा है, वो खुद भी परेशान है और दूसरों को भी परेशान कर रहा है। ऐसे लोगों को हम तुरंत ही, समझदारों की आप आगे क्या करते हैं हम, है ना। तो भाई पढ़ने आए हो, पढ़ाई करो, टीचर मेहनत कर रहा है, हमें भी शौक लगता है कि हम आपसे बातें करें, हमें भी शौक लगता है कि हम आपकी बातों का जवाब दें। पर मुझे एक चीज़ फील होती है कि पढ़ाई करने के लिए कुछ बच्चे यहाँ पे आते हैं और हमारा धर्म है कि हम पढ़ाएं शिद्दत से, ना कि आपको मनमोहक बातें बोल करके आपको मनमोहित करें। अगर हम आपको मनमोहक बातें बोल करके आपको मनमोहित करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बोलोगे सर बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं हम लोगों को। प्यार मैं दिल से करता हूँ, क्योंकि यदि आपके काम के प्रति कोई ईमानदार है तो समझ लो वो आपको प्यार ही करता है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ाने आए हैं, कृपया अन्य बातें बोल करके डिस्टर्ब ना करें खुद को भी, और प्रश्न को समझें अच्छे से, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना और मैं आप लोगों को अच्छे से शिद्दत से पढ़ाऊंगा। तो बच्चों क्या बोला गया कि एक केंद्र है जिसका नाम है O, और वृत्त पर एक बिंदु है जिसका नाम है P, और P से कोई एक रेखा खींची गई है जिसका नाम है PQ, स्पर्श रेखा है ये। और फिर बोला जा रहा है कि आप इसी स्पर्श रेखा की लंबाई बता दो, और केंद्र से जाने वाली ये रेखा है। अब आपसे पूछा गया है कुछ, तो बच्चों सभी को पता है यहाँ पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। आपको ये वैल्यू निकालनी है। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से बोलोगे कि सर देखो कर्ण का स्क्वायर, 2 नंबर में आएगा ये प्रश्न, ऐसे लिखना होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हम लंब के बारे में बात करें तो बेटा ये हमने इसको लंब मान लिया जो कि है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। आधार हम लोगों को निकालना है जिसको हमने PQ मान लिया, और ये हमारे पास 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, सॉरी 12 का स्क्वायर। अब देखो 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, इधर आएगा घट जाएगा, और ये आ गया PQ का स्क्वायर। तो बच्चों PQ के स्क्वायर के बराबर आ गया मेरे लाल कितना, 119। सो PQ बराबर कितना आ जाएगा, √119। जानकारी के लिए बता दें कि ये प्रश्न 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और भैया ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोलिए क्या यहां तक समझ में आ गई बात इतनी मेरे प्यारे बच्चों को? फटाफट से बता दो, क्या यहां तक समझ में आ गई सारे बच्चों को? एक बार फटाफट से आगे चलें, हम लोग कंटिन्यू करें। चलिए नेक्स्ट आ गया हमारे पास, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो। क्या लिखा है कि एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो। इस प्रश्न को करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे और फिर उसके बाद इसका केंद्र बनाएंगे। इन्होंने कहा है कि दी गई रेखा के समांतर एक रेखा ले लो और उसके समांतर एक स्पर्श रेखा खींचो।
तो इसके ये एक हमने वृत्त के बाहर कोई एक रेखा ले ली। फिर इन्होंने बोला कि इसी के समांतर एक रेखा खींच दो जो स्पर्श होनी चाहिए। हमने एक ऐसी रेखा खींच दी जो इस रेखा के स्पर्श है, ये स्पर्श रेखा हो गई। और एक और रेखा खींच दो जो छेदक रेखा हो, और ये तीनों आपस में समांतर होनी चाहिए। फिर से सुन लो क्या कह रहा है। कह रहे हैं एक वृत्त खींचो। भाई मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक वृत्त खींच दो। फिर उन्होंने कहा एक दी गई रेखा, तो हमने एक दी गई रेखा खींच दी बाहर। इसके समांतर दो रेखाएं खींचो, तो इसके समांतर दो रेखाएं खींचिए जिसमें से एक स्पर्श हो और दूसरी छेदक हो। तो ये वाली जो रेखा दिख रही है आपको, ये कैसी है? ये स्पर्श रेखा है। और जो ऊपर वाली रेखा दिख रही है, ये कैसी रेखा है? ये छेदक रेखा है। तो मेरे बच्चों, क्या यहां तक समझ में आ गई बात? इसके अलावा इस प्रश्न में कुछ नहीं है। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में? हाँ, बढ़िया प्रश्न है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 10.1। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 10.2 की तरफ। लेकिन अब ये एक थ्योरम करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2020 में आई है, 2022 में आई है, 2023 में आई है, 2024 में आई है। ये थ्योरम लगातार 4 वर्षों से पूछी जा रही है और ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसको ये कितने नंबर में आती है वो अभी मैं इसके कंप्लीट होने के बाद बता दूंगा। तो क्या आप तैयार हो इसके लिए? बोलो तैयार हो ना? चलें आगे, समझाने की कोशिश करते हैं आपको। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं। क्या कह रहा है ये? पढ़िए जरा ध्यान से। क्या कह रहा है बेटा? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अभी तो नहीं समझ में आया होगा, चित्र बनाना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक चित्र बनाया और ये इसमें एक वृत्त बनाया ऐसे। ठीक है मुन्ना, इतनी बात क्लियर? फिर अब हमसे फिर क्या बोला जा रहा है? कह रहे हैं वृत्त के किसी बिंदु पर, अगर हम वृत्त के ऊपर ऐसे कोई बिंदु ले लें ऐसे, और फिर उसके बाद इससे जाती हुई एक स्पर्श रेखा खींच दें ऐसे, ऐसे स्पर्श रेखा खींच दें ऐसे, ठीक? और ये ऐसे खींच लेते हैं, कोई दिक्कत? ऐसे खींच लेते हैं भैया, ये एक स्पर्श रेखा खींच ली। डन हो गए मेरे बच्चों? इतनी बात कि हमने क्या किया, हमने एक वृत्त लिया, फिर उसके बाद हमने वृत्त से एक बिंदु पर जाने वाली स्पर्श रेखा खींच ली। इस बिंदु को कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए कि हमने इस बिंदु को मान लिया P। आगे बात समझे? और ये वृत्त का केंद्र मान लिया हम लोगों ने क्या? O। तो हमने एक काम कर लिया, वृत्त के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दी। क्लियर हो गई यहां तक बात? फिर बच्चों क्या करते हैं कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब। अब स्पर्श बिंदु से जाने वाली एक त्रिज्या खींचते हैं, तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या होगी? यही त्रिज्या तो निकल करके आएगी ना? बोलो, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या यही गुलाबी कलर की जो दिख रही यही तो होगी ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब इन्होंने कहा कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली अगर त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो यहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ये बात हमको सिद्ध करके दिखानी है, ये बात हमको सिद्ध करके दिखानी है। बोलो क्लियर यहां तक? आनंद जी आगे चलूं? ये बात सिद्ध करके दिखानी है। तो भैया ये जो सिद्ध करना है वो समझ में आ गया ना? अब मैं लिखना शुरू करता हूं। देखो, सबसे पहले लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर स्पर्श रेखा, इसका नाम दे देते हैं x और y। स्पर्श रेखा XY है। ये हमने बात लिख दी। फिर हमें सिद्ध क्या करना है? हमें यह सिद्ध करके दिखाना है कि ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा जहां पर मिल रहे हैं वहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है।
तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि, हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिज्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, स्पर्श रेखा पर लंब है। हम लोगों को ये वाली बात सिद्ध करके दिखानी है। कॉन्सेप्ट क्लियर यहां तक है ना? ये चीज हमको क्या करना है? सिद्ध करके दिखाना है। अब इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए, और वो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चों मान लो जैसे ये हमारा घर है, जैसे हमने कहा ये हमारा घर है, और ये घर की जमीन है नीचे की, और ये हमारी छत है। हमने कहा एक काम करो बेटा, ये इस घर पे एक काम करिए मेरे बच्चों, यहाँ ये दरवाजा लगा दिया ऐसे हमने घर का, ऐसे, और मैंने कहा भाई इस घर का आप मुझे ऊंचाई बता दो। तो आपने कहा सर देखो ऊंचाई निकालनी है तो एक काम करेंगे, जमीन पे कोई बिंदु लेंगे और सर इसको ऐसे मिला देंगे, ऊपर जाएंगे। मैंने कहा नहीं बेटा, आप ऐसे भी तो कर सकते थे कि जमीन पे कोई बिंदु लेते, जमीन पे कोई बिंदु लेते और ऐसे मिला देते। बोलोगे नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होता है। अगर हमें किसी की ऊंचाई निकालनी होती है तो हम सीधा एक लाइन खींचते हैं, और सर ऐसे खींचते हैं कि यहां पे 90 डिग्री का कोण बन जाए, ऐसे खींचते हैं सर। तो आप यही तो बोलोगे ना बेटा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे किसी की ऊंचाई निकालनी है तो मुझे सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी जो जमीन से लंब हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा अब एक बात दूसरी बताता हूं। अब मान लीजिए मैंने एक बिंदु यहां लिया और मैंने इस बिंदु को इससे मिलाने की कोशिश करी, और एक बिंदु मैंने यहां लिया, इससे इस बिंदु को मिलाने की कोशिश करी। तो मैं एक चीज देखूंगा कि जो मैंने सीधी लाइन खींची है, वो जो सीधी लाइन खींची है वो सीधी लाइन ही सबसे छोटी लाइन होगी। वो सीधी लाइन ही क्या होगी? सबसे छोटी लाइन होगी। अर्थात जब भी हम किसी भी एक मकान की या किसी भी एक वस्तु की हाइट को पता करते हैं, लंबाई को पता करते हैं, तो वो सबसे छोटी दूरी होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये बात समझ में आ गई कि ये दूरी सबसे छोटी दूरी होगी और ये वाली दूरी बड़ी होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर यहां तक? अब इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग हम यहां पे करेंगे इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, और अन्यथा बेटा आप इसमें परेशान हो जाओगे, आप बोलोगे सर नहीं समझ में आया। ठीक है ना? चलिए समझाता हूं आपको। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे एक बिंदु ले लूंगा बाहर ऐसे, और इस बिंदु को मान लेता हूं मैं क्यू मान लूंगा। और अब मैं बोलूंगा कि एक काम करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। एक बिंदु मान लो यहां ले लो, इसको इससे मिला दो, तो आप देखोगे ये सिद्ध करके दिखाओगे कि भैया जो O से लेकर P तक दूरी है ये सबसे छोटी दूरी है। और अगर ये सिद्ध करके दिखा दिया तो मतलब ये लंब है, क्योंकि लंब होती है सबसे छोटी दूरी। बस इतना नोट कर लो कहीं पर कि लंब होती है सबसे छोटी दूरी। ठीक है? और हम सबसे छोटी दूरी दिखा देंगे। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा पर एक बिंदु Q मान लेंगे। Q लेकर Q मानते हैं। क्या मानते हैं? Q मानते हैं। और अब हम देखेंगे कि चूंकि अगर O से लेकर के Q तक की दूरी नापें, अगर हम O से लेकर के Q तक की दूरी नापें, तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि जो दूरी यहां से लेकर यहां तक होगी मुन्ना, वही दूरी यहां से लेकर के यहां तक होगी। इसका मतलब ये OQ जो है ना, OQ की दूरी है वो OP से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि जो यहां से यहां तक दूरी है वो यहां से यहां तक की दूरी के बराबर है, क्योंकि त्रिज्याएं हैं। इसलिए OQ ज्यादा है और OP कम है। तो OQ बेटा ज्यादा है और
ओपी कम है। अब ये बात इधर लिखना है कि ओ क्यू ज्यादा है और ओपी क्या है, कम है। और कारण तो आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब अगर ऐसा है कि ओ क्यू ज्यादा है और ओपी क्या है, कम है, क्योंकि ओपी क्या है, त्रिज्या है ना। ओपी क्या है, त्रिज्या है। तो आपने लिख दिया कि ये क्या है, त्रिज्या है। अब हम लोग लिखेंगे कि यदि हम स्पर्श रेखा पर कोई दूसरा बिंदु और भी मान लें, अगर स्पर्श रेखा पर कोई अन्य बिंदु भी मान लें, तब भी त्रिज्या सबसे कम दूरी होगी। अतः त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। बस इतनी सी बात लिखनी है। और क्यों लिखनी है, क्योंकि त्रिज्या ही क्या होती है, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। मैम आप अपने फोन पे चेक कर लीजिएगा, क्लास चल रही है। ठीक है। सो अब ये जो है ना, ये कई बार बोर्ड पेपर में पूछी गई है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आखिर मैंने किया क्या है। सबसे पहले माना एक वृत्त है जिसका केंद्र है O। फिर हमने एक स्पर्श रेखा मानी है जो कि है XY, और हमने एक इस तरीके से त्रिज्या खींच दी है ऐसे। और फिर मैंने ये सिद्ध करके दिखाना है कि भैया अगर हमारे पास O केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर स्पर्श रेखा XY है, तो हमें यह सिद्ध करना है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया कि अगर कोई भी दूरी सबसे कम होती है तो वो लंब ही होती है। ठीक, वो दूरी लंबी होती है। तो बस यही मुझे सिद्ध करना है। तो मैं वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु ले लिया जो स्पर्श रेखा पर था। अब मैंने कहा कि देखो यहां से यहां तक दूरी और यहां से यहां तक दूरी, ये दोनों बराबर होंगी। लेकिन अगर मैं ओ क्यू की दूरी ले लूं, ये वाली, तो ये ओपी की दूरी से ज्यादा होगी। ओ क्यू की दूरी ओपी की दूरी से ज्यादा होगी, इसीलिए चिड़िया का मुंह ओ क्यू की तरफ खोला। और ओ क्यू बराबर त्रिज्या, ओ क्यू का मान ज्यादा है त्रिज्या से। और अब ये बात मैंने लिख दी कि अगर मैं कोई दूसरा भी बिंदु ले लूं, अगर मैं यहां भी बिंदु ले लूं और इसको भी ऐसे मिला दूं, तो ये दूरी ज्यादा ही आएगी और त्रिज्या कम ही आएगी। अगर मैं यहां भी ले लूं ना, तो भी ज्यादा ही आएगी ये दूरी। इस बात से ये पता चलता है कि सबसे कम दूरी जो है वो ओपी ही है, इसलिए ओपी त्रिज्या है, और सबसे कम दूरी है इसलिए त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्या यहां तक समझ में आया? क्लियर हो गई ना इतनी बात? ऐसे बोर्ड पेपर में करके आना है, और इतने लिखने के लिए या तो आपको 2 नंबर मिलेंगे और या तो आपको 4 नंबर का प्रश्न ये बोर्ड पेपर में मिलेगा। तो भैया सिर्फ इतनी सी बात लिखनी है कि एक बार अगर आप समझ लोगे तो कुछ है ही नहीं। अब अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, और अब कुछ बड़ी चीज हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं जिसके ऊपर पूरा चैप्टर ही बेस्ड है। और भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके बोर्ड पेपर में MCQ आता है। यहां से बोर्ड पेपर में MCQ आता है, इसलिए कॉन्सेप्ट पे जरा ध्यान देना। राइट, कॉन्सेप्ट पे जरा ध्यान देना, और अभी प्रश्न जब पूछूं तो बेटा आंसर बताना। ठीक, चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर मैं एक वृत्त ले लूं ऐसे, और ये इसका मैं केंद्र ले लूं, फिर मैं एक वृत्त इसी तरीके से एक और ले लूं और एक और ले लूं। अब मैं वृत्त के अंदर कोई एक बिंदु ले लूं, मैं यहां पे, और अब मैं बोलूं कि अब वृत्त के अंदर एक बिंदु है, आप एक स्पर्श रेखा खींचो जो इस बिंदु से होकर के जाए। बोलो क्या पॉसिबल है?
अगर मैं बोलूं कि एक स्पर्श रेखा खींचो मेरे लाल जो इस बिंदु से होकर के जाए, क्या ये पॉसिबल है? जवाब दीजिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक स्पर्श रेखा खींची जाए जो इस बिंदु से होकर के जाए? क्या ये पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी एक बात पता चल गई कि यहां पर स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी? शून्य होगी। यानी ये शून्य स्पर्श रेखाएं होंगी। यहां से कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी? शून्य स्पर्श रेखाएं होंगी, एक भी स्पर्श रेखा नहीं होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे ना बात समझ में। अब दूसरी चीज कि अगर मैं कोई वृत्त के ऊपर बिंदु ले लूं, मान लीजिए मैंने यहां पे बिंदु ले लिया ऐसे, और अब मैं बोला कि भैया अब मुझे स्पर्श रेखा बता दो कितनी हो सकती हैं। आप बोलोगे सर देखो, एक बिंदु अगर आप वृत्त के ऊपर लोगे तो उससे केवल आप एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हो, बस, आप दूसरी नहीं खींच सकते हो। यानी वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु था तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं है, और अगर वृत्त के ऊपर कोई बिंदु है तो उससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? केवल एक खींची जा सकती है। तो भैया केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो नहीं खींची जा सकती। अब आप बोलोगे सर दो खींची जा सकती है, आपने तो कहा था अनंत खींची जा सकती हैं, तो सर दो काहे नहीं खींची जा सकती? भैया दो खींचने के लिए दूसरा बिंदु लेना पड़ेगा तुम्हें, तब खींची जाएंगी। एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी। कॉन्सेप्ट इज क्लियर राइट नाउ? एक बार फटाफट से बताते जाना। अब मैं बोलूं कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु ले लो और एक ऐसी स्पर्श रेखा खींचो, ये बिंदु कहीं भी ले सकते हो, एक ऐसी स्पर्श रेखा खींचो जो इस बिंदु से भी जाए और वृत्त को टच करके भी जाए। तो कोई बच्चा बोलेगा, खड़ा होके बोलेगा सर ये देखो, देखो सर मैंने खींच दी एक स्पर्श रेखा। मैंने कहा बेटा और कोई भी खींची जा सकती है क्या? अरे बोलेगा बिल्कुल खींची जा सकती है सर, ये देखो। हमने कहा ये तो छेदक रेखा है, नहीं खींची जा सकती। और एक तीसरा खड़ा हुआ करा, अरे नहीं सर रुको जरा, ऐसे खींची जा सकती है। अरे सर ऐसे खींची जा सकती है। ऐसे खींची जा सकती है। यानी अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अब बोर्ड पेपर में 4 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे भैया, 4 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, और बच्चा इसी जाल में फंस जाता है और गलत जवाब करके चला आता है। अब मैं आपको चारों एक एक बार करके रिवाइज कराता हूं, चारों के चारों प्रश्न। पहला प्रश्न, वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो वृत्त के ऊपर, क्योंकि इधर कोई शर्त नहीं दिया। अब अगला प्रश्न, वृत्त के ऊपर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं यदि वो बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो? तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं यदि वृत्त पर ही बिंदु स्थित हो? तो केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि वृत्त के ऊपर बिंदु है। वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं यदि बिंदु वृत्त के बाहर हो, अर्थात बाह्य बिंदु हो? तो कितनी खींची जा सकती हैं? दो खींची जा सकती हैं। यानी अनंत भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। डिपेंड अपॉन कंडीशन क्या है? डिपेंड अपॉन कंडीशन क्या है? बोलो क्लियर हो गई यहां तक बात? क्या इससे पहले आपने इस तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा था इस चैप्टर को? नहीं पढ़ा होगा ना मुन्ना, कॉन्सेप्ट के साथ में नहीं पढ़ा था, हवा हवाई में पढ़ लिया था, है ना? क्लियर हो गई यहां तक बात? आराम से आगे चलूं क्या? चलो भाई अगले पे चलते हैं। अब आते हैं भैया, इन चीजों को देखो, लिखा लिखाया दिया गया है कि वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होगी। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पे केवल एक स्पर्श रेखा होगी। वृत्त के बाहर किसी बिंदु स्थित होगा तो दो स्पर्श रेखाएं होंगी। अब आती है हमारे पास ये थ्योरम जो बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स की आती है, 4 नंबर की आती है, और ये 2020 2021 नहीं 22 23
2024 ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई वर्ष नहीं है जिसमें ये बोर्ड पेपर में 4 नंबर की ना पूछी जाती, हर साल पूछी जाती है। 2 ही प्रमेय हैं इस चैप्टर के अंतर्गत और दोनों में से कोई भी एक पेपर में आती ही आती है। एक पेपर में ये आएगी तो दूसरी में पहली आएगी, एक पेपर में दूसरा कोई क्वेश्चन दे देंगे तो थ्योरम नहीं आएगी, पर ये इंपॉर्टेंट है और यही आती है। ठीक है, क्या यहां तक समझ में आ गया? आगे चलूं? चलिए, अब इस थ्योरम को समझने से पहले मुझे कुछ कॉन्सेप्ट पहले पढ़ना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझनी पड़ेंगी, उसके बाद मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तब थ्योरम बताऊंगा। कॉन्सेप्ट समझते हैं, ध्यान से देखना। ये एक वृत्त है और ये वृत्त पे कोई भी एक केंद्र है। अब ये वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु है, मान लीजिए वो बिंदु यहां है। इससे मैं एक स्पर्श रेखा खींच दूंगा ऐसे, और इससे भी मैं एक स्पर्श रेखा खींच दूंगा ऐसे। मैंने वृत्त के ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी और ये दोनों स्पर्श रेखाएं वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई थी। यही मेरे सिलेबस का हिस्सा है। ठीक, तो ये हमने वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु लिया जिसका नाम हमने रखा P, और ये बिंदु जहां पे टच करके जा रहा है इसको हमने नाम दिया E, और इसको हमने नाम दिया क्या? B। ठीक, फिर मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग अगर इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि भैया कम से कम वीडियो को फटाफट से लाइक तो कर ही दो, हमारी मेहनत तो कम से कम हमको मिल ही जाए, है ना? क्लियर हो गया? अब उसके बाद अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं और इसको ऐसे मिला दूं तो ये त्रिज्याएं होती हैं, सभी को पता है ये क्या होती हैं? त्रिज्याएं होती हैं। एक कॉन्सेप्ट पहले समझ लेना। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि अगर आप ध्यान से देखो तो एपी और बीपी ये दोनों क्या हैं? बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, और ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये क्या होती हैं? एपी बीपी क्या होती है? आपस में बराबर होते हैं। दिस इज योर कॉन्सेप्ट नंबर 1। यानी ये वाली जो स्पर्श रेखा एपी होती है और ये जो होती है बीपी, ये आपस में बराबर होती है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि यहां पर जो कोण बनता है और जो यहां पर कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि जो कोण हमारे पास PAO बनता है, जो कोण PAO बनता है और जो कोण PBO बनता है, इस चैप्टर के बाद त्रिभुज चैप्टर पढ़ाएंगे। तो जो कोण बनता है PAO और PBO, ये दोनों कोण बराबर होते हैं और ये दोनों कोण 90 डिग्री के होते हैं। क्यों होते हैं? हम प्रूफ करके भी देख चुके हैं। ठीक है ना? समझ गए इतनी बात? यहां तक आराम से क्लियर हो गया होगा? एक बार फटाफट से बता दीजिएगा, क्या यहां तक हमारे बच्चों को क्लियर हो गई इतनी बात? फिर मैं आगे चलूंगा। समझ गए? और आज ऑफर का आखिरी दिन है। अगर आपने अभी तक शक्ति 2.0 बैच नहीं परचेस किया है तो ऑफर है भाई, परचेस कर लेना। ठीक है, चलिए। सो आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3 कि जो AO है और जो BO है, AO और BO वो आपस में बराबर होंगे और ये होंगी क्या? ये त्रिज्याएं होंगी। ये क्या होंगी बेटा? त्रिज्या होंगी। कॉन्सेप्ट नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर यहां पे जो कोण बनेगा ये वाला और जो कोण बनेगा ये वाला, इन दोनों कोणों को जोड़ दो तो 180 आएगा। यानी कि अगर कोण APB और कोण AOB जोड़ दिया जाए, अगर कोण APB और कोण
ए ओ बी को जोड़ दिया जाए तो आंसर जो आएगा वो 180 डिग्री आएगा। आंसर जो आएगा वो कितने डिग्री आएगा? 180 डिग्री आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरी चीज, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, इसको ऐसे मिला दूं, तो जो कोण ए ओ पी होगा, कॉन्सेप्ट नंबर 5, जो कोण ए ओ पी होगा, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो कोण ए ओ पी होगा वो इस कोण का आधा हो जाएगा, या फिर कहें कि जो कोण बी ओ पी होगा वो इस कोण का आधा हो जाएगा, है ना। यानी कि कोण ए ओ पी या जो कोण बी ओ पी है, कोण ए ओ पी या बी ओ पी, ये दोनों के दोनों कोण इस कोण के आधे हो जाएंगे, इस कोण के आधे हो जाएंगे। यानी कि कोण ए ओ बी का आधा कर दो, ये कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, आ रही मेरी बात सुने। कॉन्सेप्ट नंबर 6, अगर कोण ए पी ओ को और कोण बी पी ओ को ज्ञात करना है, यानी इसको और इसको ज्ञात करना है, पहली बात तो ये बराबर होंगे। दूसरी चीज, ये कोण बराबर होगा। दूसरी चीज कि इस पूरे कोण को आधा कर दो, यानी कि कोण ए पी ओ या कोण बी पी ओ ज्ञात करना हो तो कोण ए पी बी का आधा कर दो। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमारे पेपर में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमारे पेपर में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। बोलो, क्या यहां तक इतनी बात सभी को समझ में आ गई? नोट डाउन हो जाएगा सभी से? फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा बच्चों। यहां तक नोट डाउन हो गया? आगे कंटिन्यू करें? यहां तक हो गया ना समझ में? अब बच्चों चलिए थ्योरम अभी रुक के समझेंगे, पहले इस प्रश्न को कर लेते हैं। पहले इस प्रश्न को कर लेते हैं। एक्सरसाइज 10.2 क्या कह रहा है कि एक बिंदु Q से, एक बिंदु ले लेते हैं बेटा, एक वृत्त ले लिया। कह रहे हैं एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। वृत्त के बाहर हमने कोई एक बिंदु ले लिया और वो बिंदु ले लिया हमने Q, और उससे एक स्पर्श रेखा खींच दी। चलिए मान लिया ऐसे हमने, या ऐसे खींच दे, कोई दिक्कत? ऐसे खींच दी, है ना, वैसे भी खींच सकते थे। तो ये है वृत्त का Q, वृत्त के बाहर कोई बिंदु Q, और ये है O मान लिया हमने। ये एक स्पर्श रेखा खींच दी गई। फिर कह रहे हैं Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। इसी Q से केंद्र की दूरी को हम लोग मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर दे रखी है भैया। ये 25 सेंटीमीटर है। फिर बोला जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या बता दो, और फिर इन्होंने 24 सेंटीमीटर लंबाई भी दी थी स्पर्श रेखा की। अब हमसे पूछा गया कि आप ये बता दो क्या होगा, और यहां पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा भाई, है ना। और इसको हमने मान लिया P। तो भैया अब हम लोग इसको 2 नंबर के लिए सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज POQ, त्रिभुज POQ ये कौन सा त्रिभुज है बेटा? ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बेटा? समकोण त्रिभुज है। और इसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो उसके सामने वाला कौन होगा? कर्ण होगा। तो अगर हम इसमें लिखें कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, तो बात तो सही है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने। कर्ण कौन है बेटा? 25 सेंटीमीटर है, हमने 25 लिख दिया। आधार अगर नीचे देखें तो 24 सेंटीमीटर है, और अगर लंब की बात करें तो वो है त्रिज्या OP, जिसको हमने R मान लिया। ठीक है, R मान लिया। 5 इसका स्क्वायर हो गया 625, और इसको इधर लाके घटा देंगे, 576 आएगा 24 गुणे 24 करने पे, है ना। 24 गुणे 24, और ये आ गया R स्क्वायर, यानी R स्क्वायर बराबर आया 49। तो R बराबर आएगा √49।
और √49 का मान आता है 7। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी स्क्वायर जब उधर जाता है तो प्लस माइनस के साथ अंडर रूट लगा देता है ना। जब उधर जाता है तो प्लस माइनस के साथ अंडर रूट लगा देता है। तो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, जब उधर जाता है तो प्लस माइनस के साथ लगाता है, लेकिन त्रिज्या कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए माइनस को हटा करके सिर्फ प्लस वाला ही लेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गई यहां तक इतनी बात? एक बार जल्दी जल्दी से बता दो, क्या यहां तक सभी को क्लियर हो गई इतनी बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ गया ना समझ में सभी को? किसी को कोई डाउट नहीं? आराम से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। एक वृत्त है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है Q, वहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई है जो कि है 24 सेंटीमीटर। फिर बोल रहे हैं कि भैया Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है ना। और फिर उसके बाद इसको इससे मिला दिया गया और हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है। आज आप मुझे देख रहे होंगे और आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर की आंखें आज मीन्स चढ़ी चढ़ी, जैसे कोई नशा नहीं कर लेता है तो आंखें थोड़ा सा ऐसी हो जाती हैं। ऐसा रीज़न इसलिए, इसका रीज़न बताते हैं। मैं लगभग रात में 1 से 1:30 बजे तक जग कर डेली काम करता ही हूँ। मैं कल जग रहा था, समय था 1:05 रात का समय था। मैं आप लोगों की क्लासेस शेड्यूल कर रहा था ऐप के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर। जल्दी से मैं बता देता हूँ तुरंत। मैं रूम में था और मेरी मम्मी बाहर से आवाज़ देती हैं और वो मुझे भैया बुलाते हैं, तो भैया बोली। तो जब उन्होंने भैया 2 बार आवाज़ दी तो मैंने सोचा क्या बात है भाई इतनी रात में, और अक्सर वो बोलती ही हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आजकल ना गांव में चोर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। गांव शहर कुछ भी हो, हर जगह ये माहौल है। और अभी इसका कुछ खुलासा हुआ कि ये जो चोर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश से पूरा का पूरा ग्रुप आया, ऐसा मतलब एक न्यूज़ आई, मैंने देखा न्यूज़पेपर में। और फिर हुआ क्या कि सब लोग अपनी छत पे पहुंच गए, हम लोग भी अपने छत पे थे और सुबह 4:30 बजे के आसपास सारे लोग सोए हैं। और इस तरीके का आतंक इस समय पर है हर जगह पे, जहां भी देखो वहां पर न्यूज़ पर भी छाया हुआ है। क्या आपके यहाँ भी कुछ ऐसा ही है क्या? और मतलब ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लोग आते हैं और सच में थे, मतलब ऐसा नहीं कि झूठ था कि भाई कोई अफवाह फैल गई हो, सच में थे। तो इस वजह से रात में सो ना पाए, दिन में थोड़ा बहुत आराम किया और और भी काम रहते हैं। चले, मेरे यहाँ तो सर बहुत चोर आ रहे हैं। हाँ, हर जगह पे यही माहौल चल रहा है, पता नहीं कहाँ से आ गए लोग। चले भाई आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब ये दूसरा प्रश्न देखो, क्या कहा जा रहा है भैया इस प्रश्न में? कह रहे हैं कि आकृति 10.11 यह आकृति का नाम दिया हुआ है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि टीपी टीक्यू ओ केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं और इस प्रकार से हैं कि कोण पीओक्यू बराबर आ गया 110। अगर आप पीओक्यू दे रहे हैं तो 110 है। फिर पूछा क्या गया है, बोला गया पीटीक्यू, पीटीक्यू यानी कि पी टी और क्यू। अब आप यहाँ पे एक छोटी सी चीज लिखोगे कि सर इसको और इसको जोड़ने पे 180 आता है, और सर अगर इस 180 डिग्री में से हम ये 110 डिग्री घटा दें तो सर 70 डिग्री आता है, और सर 70 डिग्री ही इसका आंसर हो जाएगा। सर कैसे बता दिया आपने? कॉन्सेप्ट अभी बता के आया हूं कि इस कोण को जोड़ने के बाद 180 डिग्री आता है। ठीक, तो हम यहां लिखेंगे कि चूंकि कोण अगर आप पी टी क्यू को जोड़िए और जो कोण पी ओ क्यू को जोड़िए, अब वो दोनों कोण वहां पर बने हैं देखिए, और तो 180 आता है। ये कोण दे रखा है 110 डिग्री और ये 180 डिग्री, और ये है पी टी क्यू। तो कोण पी टी क्यू बराबर आएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, आंसर आएगा 70 डिग्री। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भैया ऐसे ही पेपर में लिख के आना है। आ गई बात समझ में सभी को? क्लियर हो गया ना यहाँ तक इतनी बात कि भैया इस कोण को जोड़ने पे 180 आता है। राइट, आगे चलते हैं। अब मैं आपको यहां पर ये समझाने वाला हूं प्रमेय, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आती है।
ठीक, क्या लिखा है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त खींचते हैं ऐसे मेरे बच्चों, एक ऐसे वृत्त खींचते हैं। ठीक, एक एक बात बताऊंगा, छोटी छोटी चीज बताऊंगा, और ये वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ बच्चे लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, एक नजर देख लूं क्या। कोई मेरा जन्मदिन जो है आज ही मना दे रहा है। कोई पूछ रहा है बैच कितने का है बेटा, इस समय 999 का है। वेरी गुड, चले, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, वृत्त के बाहर एक कोई बिंदु ले लिया ऐसे, और इसको मिला दिया ऐसे ऐसे, तो एक स्पर्श रेखा हो गई, और इसको ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया ऐसे, ये दूसरी स्पर्श रेखा हो गई। दो स्पर्श रेखाएं हो गई जो वृत्त के बाहर खींची गई हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं O, इसको बिंदु को मान लेते हैं A, और ये बिंदु मान लेते हैं B। फिर उसके बाद मैंने इसको मिला दिया ऐसे, ये त्रिज्याएं हो गई, ये हमने दो त्रिज्याएं खींच दी। क्लियर हो गई यहां तक बात। फिर उसके बाद अब मुझे क्या प्रूफ करना है, क्या करना है, वो लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमने माना O केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है जिस पर दो स्पर्श रेखाएं, जिस पर दो स्पर्श रेखाएं AP व BP हैं। ये हम लोगों ने मान लिया, और हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि AP और BP बराबर होते हैं। तो हमने लिखा कि हमें सिद्ध करना है कि AP और BP आपस में बराबर है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। क्लियर हो गई यहां तक, आराम से समझ में आ गई होगी बात। अब ये चीज मुझे सिद्ध करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दो त्रिभुज बनाने पड़ेंगे इसी के अंदर। तो मुझे एक चतुर्भुज दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है भाई, चतुर्भुज, ये चतुर्भुज दिख रहा है। मैं इसको यहां मिला दूंगा, मैं इसको मिला दूंगा ऐसे, और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि भैया ये 90 डिग्री का कोण बनता है, तो मैं इसको लिख दूंगा कि ये 90 डिग्री का कोण है। और मैं इसमें दो त्रिभुज देख पा रहा हूं, ये एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया, दो त्रिभुज देख पा रहा हूं। तो मैं अब यही करूंगा, इन दोनों त्रिभुज में से इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाऊंगा, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, और फिर मैं बोल दूंगा बाई CP CT AP और BP बराबर है। अब वो मैं अच्छे से डीप में समझाऊंगा, ठीक, पर मैंने हिंट दे दी कि मैं करूंगा क्या। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने लिखा कि त्रिभुज AOP व त्रिभुज BO और P, इन दो त्रिभुजों में चलते हैं। एक त्रिभुज है AOP, दूसरा है BOP, AOP BOP। इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखो तो मुझे एक बात पता चल रही है कि ये AO और BO दोनों भुजाएं कॉमन हैं। तो मैंने लिख दिया कि AO और BO भुजाएं दोनों की दोनों क्या है, बराबर हैं, नॉट कॉमन, बराबर हैं। ये दोनों क्या है, बराबर हैं। कारण क्या है बराबर होने का, तो ये दोनों के दोनों मेरे प्यारे बच्चों कैसी हैं, त्रिज्याएं हैं, इसलिए दोनों बराबर हैं। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। अब उसके बाद ये इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, और इस त्रिभुज को ध्यान से देखो। इन दोनों त्रिभुजों में मुझे जो ये PO वाली भुजा दिख रही है, ये दोनों में कॉमन दिख रही है ना, कॉमन दिख रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां लिख दूंगा कि जो PO भुजा है इस त्रिभुज में और दोनों त्रिभुज में, वो कैसी है, कॉमन है। कॉमन को अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में लिखते हैं उभयनिष्ठ।
तो ये मैंने लिख दिया कि भैया ये वाली भुजा कैसी है बच्चों, कॉमन है अर्थात उभयनिष्ठ है। और तीसरी बात मुझे दिख रही है कि ये जो ओ ए पी, ओ बी पी, ये दोनों कोण कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। तो मैं यहां लिख दूंगा कि कोण ओ ए पी और कोण ओ बी पी, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं, अर्थात ये 90 डिग्री के। अगर किसी भी त्रिभुज में इस तरीके से तीन चीजें मिल जाएं तो हम बोल देते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग है ना। तो मुझे तीन चीजें दिख गई, कौन कौन सी चीजें, पहली तो ये भुजा एक दिख गई जो इसके बराबर थी, एक कोण दिख गया और साथ ही साथ ये दिख गया। अगर ऐसा होता है तो हम बोल देंगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो कोण त्रिभुज एओपी सर्वांग सम यानी सभी अंग इनके समान हैं, और बीओपी के। पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पहले मुझे बताना पड़ेगा, तब और बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। बस एक सेकंड का वेट। दो त्रिभुज है, ये त्रिभुज है हमारे पास जिसका नाम है ए ओ पी। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ये त्रिभुज है जिसका नाम है बी ओ और पी। एक एग्जांपल लेकर के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको नाम में कंफ्यूजन हो तो इसको ए बी सी रख देते हैं, इसको पी क्यू आर रख देते हैं। ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक। मैंने कहा कि इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, और साथ ही साथ इस 90 के सामने जो भुजा है, इस 90 के सामने जो भुजा है, वो दोनों आपस में बराबर है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों एक कोण 90 है। तो यानी आपने क्या क्या प्रयोग किया, आपने सबसे पहले इस कर्ण का प्रयोग किया, आपने इसमें एक भुजा का प्रयोग किया, और आपने इस समकोण का प्रयोग किया। तीन चीजों का प्रयोग किया। तो अब कर्ण को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं हाइपोटेनियस, तो इसको हमने हाइपोटेनियस लिखा। और समकोण को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं हम लोग राइट एंगल, और भुजा को बोलते हैं साइड। तो ये जो कसौटी लगती है वो कौन सी कसौटी लगती है, आरएचएस कसौटी लगती है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं फिर से समझाता हूं कि जब दो त्रिभुजों में हम कर्ण को, भुजा को और समकोण को दिखा करके, बराबर दिखा करके हम क्या करें, दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाएं, तो जो कसौटी का इस्तेमाल होता है वो आरएचएस कसौटी का इस्तेमाल होता है। तो आरएचएस कसौटी का इस्तेमाल होता है, तो यहां पे जो कसौटी लगेगी वो लगेगी आरएचएस कसौटी। ये बात आराम से समझ में आ गई होगी मेरे बच्चों को, कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुई होगी, राइट। कौन सी कसौटी लगी, आरएचएस कसौटी लगी। और अगर ये दोनों के दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हैं, इसका मतलब है कि जो एपी है वो बराबर है। अतः एपी बीपी के बराबर है। और क्यों बराबर है, सीपीसीटी। अब बहुत सारे बच्चे ये बात नहीं समझ पाए होंगे, इसका भी मतलब अभी मैं समझाऊंगा, बस एक सेकंड वेट करें। अतः एपी और बीपी आपस में बराबर है सीपीसीटी से, मतलब अभी मैं आपको समझाने वाला हूं, बिल्कुल निश्चिंत रहें आप, ठीक है। तो हमने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये यहां से लेकर के यहां तक आगे अतः लगाकर नीचे नोट करना है, और पूरा हो गया। अब मैं आपको समझाता हूं कि सीपीसीटी का अर्थ क्या होता है। इसका हिंदी भाषा में अर्थ होता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। और संगत भाग मतलब कि जैसे ये भुजा तो पहले से बराबर दिखा दी, ये बच गई थी, तो ये भुजा भी इस भुजा के बराबर होगी, ये होता है। समझ गए, क्लियर हो गया यहां तक बात। इसका मैं अर्थ समझाता हूं पहले। इसमें सी का अर्थ है
करस्पॉन्डिंग, पी का अर्थ है पार्ट्स, ऑफ, और सी का अर्थ है कॉन्ग्रुएंट्स, और टी का अर्थ है ट्रायंगल। तो अंग्रेजी भाषा में बोलेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। क्या बोलेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसको हिंदी भाषा में नोट कर लेना, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। यहां तक तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। सर मैं सिसेंडी में रहता हूं, क्या आप जानते हैं सिसेंडी? क्या नाम है बेटा आपका? सिसेंडी में रहते हो, क्या नाम है आपका? बताइए क्या नाम है आपका? सिसेंडी, सिसेंडी में रहते हो, आपका नाम क्या है? ठीक है, आप नाम लिखिए, कमेंट करके बताना सिसेंडी में किधर रहते हो, क्योंकि मैं सिसेंडी रोज ही जाता हूँ बाल कटवाने के लिए, वहीं जाता हूँ मैं। जब मतलब जाता हूँ 10-15 दिन में, या मुझे कोई घर का सामान लेना होता है, मैं वहीं जाता हूँ। मेरी मेन मार्केट वही है। चलो क्लियर हो गई यहां तक इतनी बात। अब हमारे पास है चौथा प्रश्न। यहां तक तो ये जो प्रमेय हमने बताई है, ये इस पेपर में इतनी लिख करके आना है, और इसके लिखने के 4 नंबर मिलेंगे। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या? एक बार फटाफट से बता दो, तो भाई मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। आप मुझे बता दो यहां तक किसी को कोई समस्या है? एक बार आ गई ना बात समझ में सभी को? एक बार जल्दी से बताइएगा। और मैं आपको एक बात फिर बता देता हूं, आप पूरे YouTube पे ढूंढते रहोगे, लेकिन इस तरीके से लिख लिख कर कोई पढ़ाने वाला नहीं है। आकर के एक काली स्लाइड ब्लैंक लेकर के आना, और एक तरफ से लिखना, दूसरी तरफ तक लिखते चले जाना, पहले से कोई तैयारी करके ना आना, ऐसा सब लोग करते हैं। पर आपको 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाने के लिए पहले घंटों की मेहनत करके आना, और पहले इस तरीके से पीपीटीज को बनाना, इसको पीपीटी बोलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये बनाना, जिसमें ये चीजें लिखना, चित्र बनाना, ऐसी चीजों को पहले से तैयार करना। मैं भी चाहूं ना तो एक ब्लैंक स्क्रीन पे आकर के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आ जाऊं, परंतु इस तरीके की चीजें पहले से तैयार करके रखना, जिसमें मेरे बच्चों को कोई समस्या ना हो। ये सब चीजें बेटा कोई नहीं आपको देगा, सच्ची बोल रहा हूं मैं। आकर के लिख कर तो मैं भी पढ़ा के जा सकता हूं, क्यों मैं पहले से मेहनत करूं, है ना? चलो भाई, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। आगे चलें और समझने की कोशिश करना। क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कि एक, अगर आप इस तरीके से वृत्त खींच लो, ऐसे ऐसे एक वृत्त खींच लो, और सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, तो पहले वृत्त का एक व्यास करो, है ना? तो वृत्त का, चलो भैया हमने एक व्यास बना लिया, ऐसे मान लो हमने वृत्त का एक व्यास बना लिया ऐसे। ये क्या है मेरे बच्चों? ये व्यास है वृत्त का, इसका नाम हमने रख दिया ए और बी। ये तो हमने वृत्त के किसी व्यास, वृत्त का व्यास बनाया, कि सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। अब सिरों पर हम इनके स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। एक स्पर्श रेखा ये खींचा, और एक स्पर्श रेखा ये खींचा, ये 2 स्पर्श रेखाएं खींची, और मुझे ये सिद्ध करके दिखाना है। मैंने इनका नाम रख दिया एक्स वाई, है ना? या मैं इनका नाम रख दूं पी क्यू आर एस। मुझे ये सिद्ध करके दिखाना है कि भैया ये जो पी क्यू है और जो आर एस है, वो एक दूसरे के समांतर है। ये चीज मुझे सिद्ध करना है, ठीक? चलिए भैया, हम लोग क्या करते हैं, कुछ हमको दिया हुआ नहीं है, सीधे हम लोग क्या करेंगे, उपपत्ति। क्या करिए हम लोगों ने? सबसे पहले हमने लिखा कि भैया सिद्ध क्या करना है, वही लिख लो। अच्छा, क्या सिद्ध करना है?
हमें सिद्ध करना है कि जो पी एस पी आर एस है और जो पी क्यू है समांतर है, पी क्यू समांतर है आर एस के। इसका मतलब क्या होता है, पी क्यू समांतर है आर एस, ये सिद्ध करना है, उपपत्ति। चलिए कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली चीज हम लोग एक बात जानते हैं कि अगर यहां पर एक कोण बन रहा है तो 90 डिग्री का बन रहा होगा, और यहां पर बन रहा होगा तो 90 डिग्री का बन रहा होगा। और एक 9th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं और मैंने एक तिर्यक रेखा खींच दी ऐसे, तो यहां पर बना हुआ कोण यहां पर बना हुआ कोण आपस में बराबर होता है। तो अगर मैं ये बोल दूं कि यहां पर बना कोण और यहां पर बना कोण बराबर है, तो ये रेखाएं समांतर होंगी, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। तो बस सिंपल सी बात है कि भैया यहां पर बना कोण यहां पर बना कोण बराबर है, इसलिए ये रेखाएं समांतर होंगी। क्लियर हो गया आंसर। क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा कि चूंकि कोण पी बी ए बराबर है, कोण पी बी ए बराबर है आर ए बी, और बराबर होने के साथ साथ क्यों ये 90 डिग्री के कोण हैं। इसी प्रकार कोण, फिर से देखो अगला कोण, कोण एस ए बी, कोण एस ए बी बराबर है कोण क्यू बी ए। और ये दोनों कोण मुझे कैसे दिख रहे हैं, 90 डिग्री के दिख रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं कि यदि एकांतर कोण समान हो, इनको एकांतर कोण बोला जाता है, यदि एकांतर कोण समान हो तब रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती। हो गया, समझ गए। एक बार जल्दी जल्दी से बता दो क्या यहां तक समझ में आया, एक बार फटाफट से आप लोग बताएंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहां तक सभी को क्लियर? बहुत बढ़िया। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लग रही है, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लग रही है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी इस क्लास को देख रहे हैं और अंत तक देखकर जा रहे हैं। मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लग रही है भाई, है ना। चले तो यहां तक तो आराम से समझ में आ गया, आगे चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ये देखो जरा क्या लिखा है प्रश्न, लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर अगर कोई लंब खींचा जाए, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर अगर कोई लंब खींचा जाए तो वो वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कितने नंबर के लिए है, 4 मार्क्स के लिए। ठीक, अब इसको मैं समझाता हूं कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई एक वृत्त हो, ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो कोई एक वृत्त हो और इस वृत्त के ऊपर कोई भी आप एक स्पर्श रेखा खींच दो, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर एक लंब खींच दो, तो एक स्पर्श रेखा खींच दो ऐसे, और स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाते हुए एक लंब खींच दो ऐसे। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर अगर कोई लंब खींचो
तो वो केंद्र से होकर के जाए, ऐसा सिद्ध करना है। ठीक, अब इसमें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर करें क्या, मैं बताऊंगा ना, आप निश्चिंत रहो, एक कॉन्सेप्ट लगेगा। तो बच्चों मैंने मान लिया कि ये जो है ना, ये बिंदु हमने मान लिया कि P, इसको हमने मान लिया Q, ये स्पर्श रेखा हो गई। ये बिंदु को हमने मान लिया M, क्या मान लिया? M, स्पर्श, कुछ भी मान सकते हो। फिर मुझे ये सिद्ध करना है कि लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। मुझे इसमें कुछ नहीं दिया है, सीधे मैं आपको यहां पर एक नोट बताऊंगा और उसके बाद ये मैं समझाना शुरू कर दूंगा आपको, और किस नोट पे ये बेस्ड होगा वो चीज मैं आपको समझाऊं। ठीक, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब अगर मैं एक काम करूं कि इसके वृत्त पर कोई भी दो बिंदु ले लूं ऐसे, और इसको मिलाते हुए मैं इस तरीके से एक त्रिभुज बना दूं, ऐसे एक त्रिभुज बना दूं, और इसको मैं ए मान लूं, इसको मैं ए मान लूं, इसको मैं बी मान लूं, इसको मैं एन मान लूं। कॉन्सेप्ट समझना मेरे बच्चों। तो अब मुझे एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर मैं कोई भी वृत्त के केंद्र से, एक उल्टा करके मैं सिद्ध कर रहा हूं, वृत्त के केंद्र से अगर मैं इस ए बी जीवा पर एक लंब डालूं, अगर इस पर एक लंब डालूं, तो वो लंब जो होगा वो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर मैं किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर कोई लंब डालूं तो वो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा, यानी कि ए एन और बी एन आपस में बराबर होंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? और इसी का उपयोग करेंगे हम लोग। तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक, अब एक बात तो मुझे पता चल गई है कि ये लाइन है, स्पर्श रेखा है, और ये जो खींची गई है ये लंब है। ये पहले से पता है, ये पहले से पता है कि यहां पे जो है ना 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर यहां 90 डिग्री का कोण बनता है, तो अगर मैं इसी के समांतर एक जीवा ले लूं तो यहां पर भी तो 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, क्योंकि ये दोनों कोण संगत कोण होते हैं, है ना। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसको यहां लिखूंगा उपपत्ति, और मैं लिखूंगा कि स्पर्श रेखा PQ के समांतर एक जीवा AB मानकर त्रिभुज AON व त्रिभुज BON बनाए। इतना काम हमने कर लिया, और अब मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि यहां पर 90 है तो यहां पर भी 90 ही होगा, क्योंकि मैंने इन दोनों को समांतर किया है। अब मैं ये सिद्ध करके दिखा दूं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब मैं ये सिद्ध कर दूं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए तो फिर ये AN और BN आपस में बराबर होगा। अब फिर सोचिए कि अगर AN और BN बराबर हुए तो इसका मतलब समद्विभाजित हो रहा है, और साथ ही साथ पहले से पता है कि ये लंब है, और मैं जानता हूं कि अगर समद्विभाजित कर रहा है और लंब है तो वो केंद्र से ही डाला गया है।
तो बस मुझे ये सिद्ध करके दिखाना है कि समद्विभाजित कर रहा है और साथ ही साथ 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है। ठीक, तो मैंने लिखा कि कोण बी एन ओ या ओ एन बी बराबर कोण ओ एन ए बराबर 90। कारण क्यों 90? क्योंकि पी क्यू समांतर है ए बी के, इसलिए मेरे पास बच्चों 90। तो एक बात तो सिद्ध हो गई, एक बात सिद्ध हो गई। अब दूसरी ये सिद्ध करना है कि ए एन और बी एन बराबर है। तो अब मैं क्या करूंगा, पुनः त्रिभुज ए एन ओ व त्रिभुज बी एन ओ में, इन दोनों त्रिभुज में देखूंगा तो मुझे ओ एन और ओ एन बराबर दिख रहा है क्योंकि वो कॉमन है। ओ एन बराबर ओ एन, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में। मैं इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देख रहा हूं तो ये वाली तो कॉमन दिख गई, ये वाली बराबर है ना। और ए ओ बराबर बी ओ है, क्यों? ये त्रिज्याएं हैं। दो बातें दिख गई। तीसरी बात कि यहां पर 90 डिग्री का कोण है और यहां भी 90 है, यानी कोण ए एन ओ और कोण बी एन ओ 90 है। कोण ए एन ओ कोण बी एन ओ 90 डिग्री है। ये दोनों 90 डिग्री का कोण है, प्रत्येक 90 डिग्री है। इसलिए जो त्रिभुज ए एन ओ होगा और जो त्रिभुज बी एन ओ होगा वो सर्वांग सम होगा। त्रिभुज ए एन ओ होगा और जो त्रिभुज बी एन ओ होगा वो क्या होगा, सर्वांग सम होगा। और कसौटी कौन सी लगेगी? फिर वही बात, एक 90 डिग्री का कोण, उसके सामने की भुजा कर्ण और एक भुजा और, आरएचएस कसौटी। पीछे बता के आए हैं कौन सी कसौटी? आरएचएस कसौटी। अतः हम बोल सकते हैं कि जो एन है वो बी एन के बराबर है। क्यों बराबर है? सीपीसीटी से, है ना। ये मैंने सिद्ध करके दिखा दिया कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। अब मैं मेन बात लिखने जा रहा हूं। हम जानते हैं कि किसी बिंदु, हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर, जो कि आपने ए बी मानी है, पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित क्या किया है कि ए एन और बी एन बराबर कर दिए, करता है। अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंब, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाएगा। इनकी प्रैक्टिस करोगे ना तो भी तो ही आएगा। आप सोचो एक बार में आपको समझ में आ जाए तो भाई एक बार में कहाँ आएगा, है ना। इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी तो आएगा। आप सोचो बस आज आया मैं पढ़ने और तुरंत समझ में आ जाए तो भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। क्या यहां तक समझ में आया? एक बार फटाफट से बताइएगा ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। एक बार जल्दी से बताइएगा। चले आगे।
चलिए आगे चलते हैं और अब इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि अन्य जो प्रश्न होंगे अन्य इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होंगे उनकी क्लास अलग से आएगी। उनकी क्लास अलग से हम लेंगे, जो हम आपको किसी सीरीज के माध्यम से या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम अलग से आप लोगों को कराएंगे। सर जी अगर हम RHS कसौटी को RSHS लिख दे तो गलत होगा? बिल्कुल गलत होगा बेटा। ठीक, अच्छा मैं आपको जाने से पहले एक बार बता देता हूं कि हमारा क्लास 10th का एक बैच चलता है हमारे ऐप पर। देखो ये बताना इसलिए जरूरी है कि जो भी सुविधाएं हमारे पास हैं वो आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो हमारे पास एक सुविधा है जो आप लोगों के लिए है। जरूरी नहीं है कि आप इस बैच को खरीदें, ऐसा बोलने के लिए जिगरा चाहिए, क्योंकि बेटा ताली दोनों हाथ से बजती है। यदि हमारे पास ये सुविधा है जिसका कुछ आपको पैसा पे करना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप इस सुविधा का फायदा उठाएंगे। मैं यूट्यूब पे लगातार पढ़ा रहा हूँ, लगातार पढ़ाता रहूंगा, लेकिन बैच और यूट्यूब में अंतर आपको ये मिलेगा कि सबसे पहली चीज आपको सिलेबस पूरा मिलेगा, दूसरी चीज संडे को टेस्ट होगा, तीसरी चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से मिलेंगे, चौथी चीज कि आप लोगों को टाइम से सारी चीजें आपको कवर करके दे दी जाएंगी। 31 अक्टूबर तक पूरा सिलेबस आपको पूरा हो जाएगा। आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी 95% आराम से ला सकते हो, लेकिन अब लेट किया तो फिर दिक्कत होगी, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट का बैच है, दो बैच है, एक है शक्ति 2.0 और एक है शक्ति। आप लोग शक्ति 2.0 वाला ले सकते हैं या आप चाहें तो शक्ति वाला भी ले सकते हैं, दोनों बैच एक ही जैसे हैं। बस फर्क है कि ये पहले लॉन्च हुआ था और ये बाद में लॉन्च हुआ है, ठीक है। ये दोनों बैच एक ही प्राइस पे हैं क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम हो गया है अब। और क्लास 10th 11th में एक न्यू बैच चलता है। ऑफर 30 सितंबर तक था, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज 30 सितंबर को ये वाला ऑफर का उपयोग नहीं कर पाएंगे, मैं जानता हूं। इस ऑफर को बढ़ा करके हम आप लोगों को और एक डेट दे देते हैं, है ना। नोट कर लो ये कहीं पर, हो सकता है आप लोग में से कोई लोग जो लोग रह गए हों, तो भैया ये 2 अक्टूबर तक डेट हम बढ़ा देते हैं, गांधी जयंती तक। यानी आप गांधी जयंती तक इसका उपयोग कर सकते हैं। उस दिन छुट्टी है, मोस्टली बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं, छुट्टी वाले दिन बच्चे दिन में भी कर लेते हैं, इसलिए गांधी जयंती तक हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। 2 अक्टूबर तक ऑफर रहेगा, आराम से इसका फायदा उठा लेना। आगे मेरी बात समझे। अब बैच कैसे लें, तो सबसे पहले आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है ज्ञानोदय के गुरुजी। फिर उसके अंदर आपको रजिस्टर करना है। आपने रजिस्टर करने के बाद फिर आपको बैच को सेलेक्ट करना है। बैच सेलेक्ट करने के बाद आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, दो ऑप्शन आएंगे, पे ऑनलाइन एंड स्कैन क्यूआर। तो आप जैसे दूसरे से कराना चाहते तो स्कैन क्यूआर पे क्लिक करना, आपके सामने एक क्यूआर कोड खुल कर आएगा। बस दूसरे व्यक्ति से बोलना कि भैया इसको स्कैन करके पेमेंट कर दो, वो पेमेंट कर देगा। और पेमेंट करने के बाद आपके अकाउंट से 999 मतलब उसके अकाउंट से 999 कट जाएगा और एक भी एक्स्ट्रा पैसा और नहीं देना होगा, और आपके फोन पे आपका कोर्स खुल जाएगा, आप उसको पैसे दे देंगे, बात खत्म। मात्र 2 मिनट की प्रोसेस है, आपके फोन पे आपका बैच खुल जाएगा, ठीक है। बाकी बताना मेरा काम था। ऑफर हमने 2 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है, यदि आप चाहें तो इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अब लेट मत करना, अब लेट मत करना। 2 अक्टूबर के बाद ये 3 अक्टूबर नहीं होगा, ठीक है। कुछ पूछना चाहते हो और? सर जी कसौटी क्या होती है? बेटा कसौटी ये 9th क्लास में आपने पढ़ी थी। ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके द्वारा ही जो त्रिभुज होते हैं उनको सर्वांग सम दिखाया जाता है या समरूप दिखाया जाता है,
ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। बाकी कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। जिसकी भी कमेंट मुझे अच्छी लगेगी उसकी कमेंट के ऊपर आपको पता है कि क्या मिलता है, हमारी तरफ से एक हार्ट दिया जाता है। तो प्यारी प्यारी कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट।